नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 8 की विज्ञान भारती थर्ड अभ्यास कार्य पुस्तिका के संपूर्ण हल की, और अध्याय चल रहा है पहला, जिसका नाम है विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला सवाल है कि पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए खाली जगह के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो यहाँ पर कई उत्तर जो हैं आ सकते हैं। सबसे सटीक उत्तर यहाँ पर लिख रहा है अध्याय को पढ़ने के बाद कि सौर ऊर्जा। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि अगर पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना है तो हम सौर ऊर्जा को जो है वो क्या कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा सौर ऊर्जा। आगे है कि परिवहन के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी के अंतर्गत है। तो भाई नवीनतम तकनीकी के अंतर्गत दो चीज़ें आप भर सकते हैं। एक तो आप भर सकते हैं बुलेट ट्रेन और एक आप भर सकते हैं मेट्रो ट्रेन। तो इन दोनों में से जो भी आप भरना चाहें तो वो यहाँ पर भर दीजिए। तो ये हो गया आपका मेट्रो और ट्रेन, ये हो गया आपका मेट्रो ट्रेन। आगे चलते हैं। अब है बालकों नालकों आदि खाली जगह उद्योग के कारखाने हैं। तो भाई ये बालकों और नालकों जो हैं ये हमारे एल्युमिनियम, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम उद्योग के कारखाने। अगला है उन्नत पैदावार के लिए खाली जगह के प्रयोग पर बल दिया जाता है। तो भाई अगर उन्नत पैदावार चाहते हैं तो बायो फर्टिलाइजर के प्रयोग पर बल देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बायो फर्टिलाइजर। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित चित्र में बने उपकरण वस्तु विज्ञान एवं तकनीकी के किस क्षेत्र से संबंधित है, बॉक्स में लिखिए। तो भाई सबसे पहले तो यहाँ पर एक आपको अंतरिक्ष में जाने वाला आपको मिसाइल दिखाई दे रही है, जो अंतरिक्ष में जाता है। अंतरिक्ष यान बोलेंगे, मिसाइल कहना उचित नहीं रहेगा। मिसाइल युद्ध के क्षेत्र में इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर हो गया आपका, ये हमारा संबंधित क्षेत्र है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इसके बाद खा नंबर में आप देख रहे हैं कि एक ट्रेन बनी हुई है। चाहे आप इसे बुलेट ट्रेन मान लें, चाहे आप मेट्रो ट्रेन मान लें, वैसे तो ये बुलेट ट्रेन है। तो ये परिवहन के क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा परिवहन। अगला आप देखेंगे, अगला है हमारा सौर पैनल लगे हुए हैं। ठीक, ये नहीं, ये वैसे सौर पैनल लगे हुए हैं। तो चित्र कम स्पष्ट है। ये सौर पैनल भी दिख रहे हैं और ये जो जहाज़ों और मिसाइलों को कंट्रोल करने वाले हिस्से होते हैं वो भी दिख रहे हैं। तो ये हमारा रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित है। तो यहाँ पर हमने लिखा रक्षा प्रौद्योगिकी। और जो घ नंबर है ये हमारा जो है, इसमें एक व्यक्ति अपने एटीएम को पॉस मशीन पे जो है स्वेप कर रहा है। तो ये हमारा किससे संबंधित है, ये हमारा वाणिज्य के क्षेत्र, मतलब व्यापार के क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ पर हमने लिखा वाणिज्य। ठीक, अच्छा। अब अगला चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करें स्तंभ का को स्तंभ खा से मिलान कीजिए। स्तंभ का की तरफ कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं और स्तंभ खा की तरफ कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, और जो सही मिलान है वो आपको करके बताना है कि वो क्या है। आप देखिए भाई, स्तंभ का में सबसे पहले लिखा हुआ है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमर्जिंग, MRI। ये नाम कभी ना कभी तो आपने सुना होगा। जब आप बीमार होते हैं और बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, या आपके घर का कोई सदस्य बहुत ज़्यादा बीमार होता है, तो कई बार डॉक्टर हमें MRI कराने की जो है वो सलाह देते हैं कि MRI करा करके जो है वो इनकी बीमारी को मतलब इनकी बीमारी का पता लगाया जा सकता है। तो MRI जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है, यहाँ मिला देंगे। इसके बाद रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, तो ये रक्षा और प्रतिरक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। तो इसको यहाँ से मिलाएंगे। अगला है आपका वायरलेस फिडिलिटी, जिसको हम बोलते हैं वाईफाई, ये हमारा किससे संबंधित है,
संचार के क्षेत्र से संबंधित है। फिर है तेल एवं प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन ONGC, यह हमारा पेट्रोलियम उद्योग से संबंधित है। अगला है आपका फ्लिपकार्ट स्नैपडील, ये हमारा व्यापार के क्षेत्र से संबंधित है। और कौन से व्यापार से? ऑनलाइन व्यापार से संबंधित है। आजकल ऑनलाइन व्यापार बहुत ज़्यादा चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। अब आपका जो पुनः प्राप्त किए जाने वाले ऊर्जा स्रोतों को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। आगे चलेंगे। अब है आपका धन प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय क्या कहलाता है? तो ये हमारा कहलाता है व्यापार। फिर आगे चलेंगे। सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना क्या कहलाता है? ये कहलाता है ई गवर्नेंस। तो यहाँ पर उत्तर हमने लिखा ई गवर्नेंस। आगे चलेंगे। घ नंबर, कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं विनिर्माण। यहाँ पर भर देंगे हम विनिर्माण। फिर आपका अगला है आपका कि शिक्षा के लिए समर्पित भारत के पहले उपग्रह का क्या नाम है? तो इसका नाम है एडुसेट। तो यहाँ पर लिख दिया हमने एडुसेट। और EDUSAT। ठीक। अब हम लोग चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, कह रहे हैं आप अमन के घर बिजली की खपत अधिक है जिससे विद्युत बिल अधिक आने पर वह परेशान था। इसकी चर्चा जब उसने अपने मित्रों से की तो प्रकाश ने उसे सोलर पैनल लगाने का सलाह दी। सोलर पैनल के प्रयोग से क्या फ़ायदा होगा? संक्षेप में आप लिखिए। इस तरीके के 3-4 क्वेश्चन आपको दिए गए। आपको ये भाषा आधारित प्रश्नों को हल करना है। चलिए इसको हल करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि इनके सटीक उत्तर क्या हो सकते हैं। अब सोलर पैनल तो आप जानते हैं ना, सोलर पैनल जो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। कहने का मतलब है जब तक सूर्य है तब तक सोलर पैनल से हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। भाई देखिए, अमन सोलर पैनल लगवाएगा तो क्या बेनिफिट होगा? सबसे पहले तो ये बेनिफिट होगा आपका कि सोलर पैनल के प्रयोग से बिजली के बिल को कम करने में मदद मिलेगी, क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश से बिजली उत्पन्न करता है। यह पर्यावरण के अनुकूल है क्योंकि यह प्रदूषण नहीं फैलाता। यह ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है जो कभी खत्म नहीं होता है, या ये तभी खत्म होगा जब हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी। अब आ जाइए, हम इसी को यहाँ पर लिख करके बताते हैं। तो हमने यहाँ पर संपूर्ण उत्तर आपका लिख दिया। अब दूसरा क्वेश्चन है, नव्या अपनी माँ के साथ बाजार गई। वह पर्स में रुपए रखना भूल गई। इसके बावजूद दोनों ने खरीदारी कर भुगतान किया। सोचिए बिना नगद धनराशि के नव्या और उसकी माँ ने कैसे खरीदारी की होगी? तो भाई नव्या और उसकी माँ ने बिना नगद धनराशि के खरीदारी करने के लिए डिजिटल भुगतान तरीकों का इस्तेमाल किया होगा। ठीक है। और ये तरीके कौन से हैं? ये हैं आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और मोबाइल वॉलेट। इसी बात को हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है। हमने अपने उत्तर को यहाँ पर सफलतापूर्वक लिख दिया। अब अगला सवाल है आपका कि रमन के माताजी गंभीर बीमारी से पीड़ित थीं। उन्हें ले जाकर के डॉक्टर को दिखाना मुश्किल था। उन्होंने मोबाइल पर डॉक्टर से चिकित्सीय परामर्श लेकर इलाज कराया, जिससे उनकी मां को आराम मिला। चिकित्सा की इस पद्धति को क्या कहते हैं? इस चिकित्सा पद्धति के क्या फ़ायदे हैं? ठीक है। तो भाई आप सबसे पहले समझिए, चिकित्सा की यह पद्धति कहलाती है टेली मेडिसिन या टेली हेल्थ। और इसके क्या फ़ायदे हैं? यह दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराता है जहां डॉक्टर आसानी से उपलब्ध नहीं होते। यह यात्रा के समय और खर्च को बचाता है। यह आपातकालीन स्थितियों में तुरंत चिकित्सा सलाह प्रदान करने में आपकी मदद करता है। इसके बाद यह पुरानी बीमारियों वाले मरीज को नियमित निगरानी में सहायक होता है। ठीक है। अब इसके बाद जो चौथा सवाल है, इसका 8वां सवाल है, इसका उत्तर भी आप समझ लीजिए। संगीता को एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए प्रयागराज से दिल्ली जाना है। कह रहे हैं सोच कर बताइए कि संगीता सपरिवार
किस साधन से दिल्ली जा सकती है? भाई ये जा सकती है हवाई जहाज़ से, तो यहाँ पर हमने लिखा आपका हवाई जहाज़। इसके बाद ये जा सकती हैं रेलगाड़ी से, तो रेलगाड़ी लिख दिया। फिर ये जा सकती हैं हमारी बस से, और ये जा सकती हैं निजी वाहन जैसे कि कार से, ठीक है। कितनी जल्दी पहुंचना है उस आधार पर ये अपनी सवारी का चयन कर सकती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर हम यहां लिख करके बताते हैं आपको। तो प्रश्न संख्या 7 का जो भी उत्तर था वो हमने आपके सामने यहाँ पर लिख दिया कि चिकित्सा की पद्धति टेलीमेडिसिन कहलाती है और इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो भी हमने यहाँ पर संक्षेप में लिखने की कोशिश की है और साथ में ही आपको समझाने की भी कोशिश की है। अब अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। सवाल नंबर 9 कह रहा है आपसे कि चित्र में दिखाई गई मशीनों की दैनिक जीवन में क्या उपयोगिता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 चित्र बने हुए हैं। पहले चित्र में एक एटीएम मशीन बनी हुई है। इस एटीएम मशीन को पॉस मशीन भी कहते हैं और उस पॉस मशीन में नीचे एक एटीएम कार्ड फंसा हुआ है। और दूसरे जो चित्र है वो हमारे एक मोबाइल का चित्र है। कहा जा रहा है कि इसकी दैनिक जीवन में क्या उपयोगिता है, इसके बारे में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो देखिए भाई, जो मोबाइल होता है उसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है? इसका उपयोग संचार के क्षेत्र में, इंटरनेट के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में और तमाम ई गवर्नेंस सुविधाएं प्राप्त करने के क्षेत्र में किया जाता है। और ये जो पॉस मशीन है, पॉस मशीन की सहायता से वाणिज्य में आसानी होती है। इसकी सहायता से लोग अपने धन को निकाल सकते हैं। किसी भी दुकान में क्या कर सकते हैं? अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की मदद से पेमेंट कर सकते हैं। इसी बात को हम यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। तो ये जो स्वाइप मशीन कहलाती है, इस स्वाइप मशीन की सहायता से बैंकों में हम धन भी जमा कर सकते हैं, वह बैंकों से धन का आहरण भी कर सकते हैं, ठीक है। और व्यापार में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी बात को हम इन चित्रों के लिए नीचे लिख करके बता देते हैं। जो इसका संपूर्ण उत्तर था वो हमने यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया है कि स्वाइप मशीन का क्या उपयोग है और स्मार्टफोन का क्या उपयोग है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा जो दिया गया उत्तर है वो पसंद आया होगा और आप इसे एंजॉय कर रहे होंगे। अगला सवाल अब आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 10 कहा जा रहा है, रहीम अपने गांव घूमने गया। वहां उसने देखा कि बिजली के बल्ब व पंखे सोलर सेल पैनल से चल रहे हैं। खाना बनाने के लिए गोबर गैस का प्रयोग हो रहा है। पवन चक्की से आटे की चक्की चलाने व कुएं से पानी निकालने का कार्य हो रहा है। बताइए का सबसे पहले उपर्युक्त उपकरणों के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए या नहीं? संक्षेप में अपने विचार लिखिए। और खा नंबर है सोलर सेल पैनल गोबर गैस और पवन चक्की से प्राप्त ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है। तो भाई सबसे पहले खा नंबर का जो है हम जवाब यहाँ पर लिख देते हैं कि सोलर सेल पैनल, गोबर गैस और पवन चक्की से प्राप्त ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा कहलाएगी। इसका मतलब ये है कि ये ऊर्जा स्रोत कभी खत्म नहीं होंगे। ये मान करके चला जाता है कि जब तक सूर्य है, हवा है, तब तक जीवन है। इसीलिए इसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे नवीकरणीय ऊर्जा। तो ये हो गया आपका नवीकरणीय ऊर्जा। अगर आप चाहें तो पूरे सेंटेंस को भी लिख सकते हैं कि ऊर्जा, इस प्रकार से प्राप्त ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा कहलाती है। अब का नंबर का जो उत्तर है, तो भाई इस प्रकार के उपकरणों के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए। तो उत्तर देखेंगे हाँ, ठीक है, क्योंकि जो उपर्युक्त उपकरण हैं ये सभी ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से चल रहे हैं। इनके प्रयोगों से प्रदूषण कम होता है, ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं और ये पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को कम करते हैं। ये सही जवाब है। हम यहाँ पर जवाब लिख रहे हैं, आप अपने बच्चों को ये जवाब अपडेट कराएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको कक्षा 8 की विज्ञान भारती 3rd अभ्यास कार्य पुस्तिका के पहले अध्याय के सभी उत्तर काफ़ी पसंद आए होंगे और आपके बच्चों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहें आप अपने YouTube चैनल से, जिसका नाम है टीचर्स क्लब। जय हिंद, जय भारत।